स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर जिस भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गाइस हर एक कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है, तो डेली मैं आप लोगों को यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी डे बाई डे पढ़ रहे होंगे और अपनी नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे। बात करें अगर आज की डेट की तो आज 29 जुलाई। और गाइस अगर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो यार लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो क्विस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये बुक है, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है वायरल वी आचार्य जी ने। ये कौन है? ये भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और इस समय की अगर हम बात करें तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है ना, उसके इस समय डिप्यूटी गवर्नर हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये किस लिए लिखी गई है, क्या है इस बुक में? तो ये बुक लिखी गई है जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 के टाइम पर भारत की जो इकोनॉमी में गड़बड़ आ गई है इस समय, क्योंकि उद्योग धंधे जो नहीं चल पाए हैं उनमें जो अनस्टेबिलिटी है उनको स्टेबिलिटी करने के लिए, एक रीस्टोरिंग के लिए ये बुक लिखी गई है। इस बुक में बताया गया है रीस्टोरिंग की किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से फिर से इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये बुक लिखी है किसने? आरबीआई के जो इस समय पर डिप्यूटी गवर्नर हैं हमारे वायरल वी आचार्य, उन्होंने लिखी है। इन्होंने जो अभी इससे पहले जो गवर्नर थे हमारे उर्जित पटेल, उनके साथ भी काम किया और इस समय जो आरबीआई के करंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं, उनके साथ ही इस समय काम कर रहे हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों, जैसे ये है मार्क होनिंगसंबर्न, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? ये मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था कि द पैंडेमिक सेंचुरी। इन्होंने द पैंडेमिक सेंचुरी नाम से बुक लिखी है, ओके। और अगर हम बात करें जे.के. राउलिंग की, तो ये इन्होंने द क्लारा एंड द सन ये बुक लिखी है जो कि अगले साल मार्च 2021 में लॉन्च होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी सारी चीजें जानने को मिली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है विरल आचार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये किस लिए मनाया जाता है? तो देखो, हमारे दुनिया में, पूरे विश्व की बात करें हम, इस विश्व में जो भी मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है, ये प्रकृति के संरक्षण के लिए। प्रकृति के कई सारे तत्व हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हवा है, मिट्टी है, ठीक है, पानी है, तो और अगर हम बात करें जैसे प्रकृति के तत्व हैं जो पेड़ पौधे हैं, उन सब चीज़ों को बचाने के लिए, उन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उन सब का महत्व समझाने के लिए कि हवा के ना होने पर क्या होगा, मिट्टी के ना होने पर क्या होगा और प्रकृति के मतलब नुकसान करने से क्या होगा, तो उन सब का महत्व समझाने के लिए ये 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2020। अब 2020 में ना कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, मतलब गवर्नमेंट मतलब जो मनाते हैं उनके द्वारा यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं जो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये वो गाइडलाइंस जो स्टेप्स हैं वो कंजर्वेशन कर सकता है एनवायरनमेंट को। क्या क्या है देखो, यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी कि जो हमारे जो सौर ऊर्जा है और जो पवन ऊर्जा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए देखा जाए, मतलब ऑल्टरनेटिव के तौर पर उसको ज़्यादा यूज़ करने की तरफ विचार किया जाए। और उसको कैसे किया जाएगा उनके बारे में भी योजना बनाए सरकार ने। अगला है कि प्लांट मोर ट्रीज टू मेंटेन द इकोसिस्टम एंड टू प्रिवेंट सोइल इरक्शन, यानी कि मृदा का जो क्षरण हो रहा है ना उसको कम किया जाए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। पेड़ लगाएंगे तो उससे एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, इकोसिस्टम भी अच्छा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और ठंडक भी बनी रहेगी, ओके। अगला है कि यूज द वाटर रिसोर्सेज इन द प्रॉपर वे एंड रीयूज द किचन वाटर फॉर वाटरिंग इन गार्डन्स, यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो वाटर का जो मतलब जो वेस्टेज है वो कम से कम हो और जो उसका रीयूज किया जा सके। इस तरीके से बात करें, अगर जो किचन में जो पानी यूज होता है जैसे बर्तन धोने में और उन कामों में, तो वो पानी जो है वो गार्डन में आप लोग उसे फैला सकते हो, जिससे कि गार्डन में वो पानी यूज हो सकता है, यानी कि रीयूज हो जाएगा वाटर का। तो वाटर का जो जितना भी मतलब एक तरीके से कह देते हैं ना आप लोग, खराब हो जाता है वो पानी, तो वो पानी का रीयूज हो जाएगा। अगला है ग्रो वेजिटेबल्स इन कैंटनमेंट एरिया, यानी कि आपके पास कोई भी अगर गार्डन वगैरह हो तो वहाँ पर आप वेजिटेबल्स जो है वो खुद के उगाएं। अगला है कि रीयूज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
रिड्यूस द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो कम करें, मतलब जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी ना जलाएं। अगर आप एक कमरे में बैठ सकते हैं तो एक कमरे में बैठे, दूसरे लाइट की लाइट ऑफ करके रखें, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का जो नुकसान होता है वो बच जाएगा। अगला है यूज रिसाइकिल एंड बायो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, यानी कि रिसाइकलेबल, यानी कि जो दोबारा यूज़ हो सकते हैं इस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करें, और जो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली हो, जो घर में बने हो, या फिर मैं कहूँ अगर एक तरीके से प्रकृति की देन हो, उनको आप यूज़ करें। अगला है इंश्योर द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज, यानी कि जो भी वेस्ट है उसको वेस्ट ना होने दें, उसको किसी भी तरीके से रिसाइकिल करने की कोशिश करें और अपने काम में उपयोग करें। अगला है ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ कार्स ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस, यानी शॉर्टर डिस्टेंस के लिए आप लोग कार का इस्तेमाल ना करें, ईंधन की खपत ना करें, जिससे कि एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा। अगला है यूज द पेपर बैग्स और क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक से आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए पेपर बैग और कपड़े के या कागज़ के थैले का इस्तेमाल करें। ग्रो योर ओन वेजिटेबल्स बाय यूजिंग ऑर्गेनिक कंपोस्ट, यानी कि अपने जो खुद के वेजिटेबल्स आप ग्रो कर सकते हो ऑर्गेनिक कंपोस्ट के जरिए, ठीक है, ये बात बोली जा रही है। इंस्टॉल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी पानी जो वर्षा का जल होता है ना उसको आप बचाएं, उसको आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाएं, जिससे कि वो पानी है ना वो यूज़ हो सके, वो बर्बाद ना हो। तो ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो इस समय जो हमारा दिन होता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, तो उस पर जारी की गई हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला है भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री संवाद किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ पर भारत के जो हमारे जो हेड हैं भारत की तरफ से, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया है। और अगर हम बात करें कि इंडोनेशिया की तरफ से किसने भाग लिया, तो इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये रहे, इनका नाम है प्रबोवा, देखो मैं स्पेलिंग लिख के आप लोगों को बता देता हूँ, प्रबोवा सुबेंटो, ठीक है, थोड़ा नाम अटपटा सा है, यही नाम है इनका, प्रभुआ सुवेंटो। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मतलब दोनों ने मिलकर एक रक्षा मंत्री संवाद किया है, डायलॉग कह सकते हो आप लोग इसको। तो ये क्यों किया गया है, तो देखो ये दोनों देशों में जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने में, टेक्नोलॉजी पर बात करने में, ठीक है, किस तरीके से डिफेंस में टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है और दोनों देशों की जो रक्षा प्रणाली है उसको मजबूत किया जा सकता है, उन चीज़ों पर बात करने के लिए डायलॉग जो है वो आयोजित किया गया था। और कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कराए जाएंगे आगे रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, उस पर बात करने के लिए ये डायलॉग आयोजित किया गया था। ओके, तो इसमें आप लोगों को बता दिया मैंने कहाँ आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में, और जो भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और जो इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। बात करेंगे दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। करेंसी की अगर हम बात करें तो इंडोनेशियन रुपया, और प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो जोको विडोडो ट्रेंडे, ये नाम है इनका, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक बुक है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनकंसर्न्ड वर्ल्ड, तो ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है डॉक्टर एस जयशंकर ने। डॉक्टर एस जयशंकर कौन है, ये हमारे इस समय पर करंट में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बुक लिखी है द इंडिया स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए। अब ये है क्या, देखो कुल मिलाकर ये पुस्तक किस बारे में है, ये एक ऐसे क्षेत्र के बारे में है कि भारत को कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इन्होंने इसमें बताया है कि भारत के लिए कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इंडिया को बहुत पहले ही बड़ी आसानी से वो हासिल कर सकता था, लेकिन कुछ इस तरीके से मतलब भारत के साथ चीज़ें हुई, या मैं कहूँ भारत की जो कुछ नीतियों में कमी रह गई, जिसकी वजह से भारत अभी तक उनको जो बहुत पहले ही अचीव कर लेनी चाहिए थी वो अचीव नहीं कर पा रहा। कुछ चीज़ों के बारे में बताया भी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे 1947 का जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, वो एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे कि भारत थोड़ा सा पीछे हो गया। इंडो चाइना का जो वार हुआ उससे भी भारत पीछे हो गया, और जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है ना उसकी जो होड़ मची है ना देशों में, उसकी वजह से भी भारत का बहुत सारा जो पैसा एक तरीके से कह सकते हो वहाँ इन्वेस्ट होके डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट ना हो पाया, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हम अचीव करने से रह गए। तो इस सब बारे में है ये बुक, ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बुक लिखी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत ने 10 ब्रॉड गेज रेलवे के इंजन किस देश को दिए हैं, तो ये बांग्लादेश को दिए हैं, ठीक है ना। अब ये क्यों दिए गए हैं, तो देखो ये दिए गए हैं दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। और मैं अगर बात करूं कि जो बांग्लादेश में रेलवे की जो सुविधा है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, वहाँ के जो पैसेंजर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो उन सबको सुलझाने के लिए भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज
लोकोज कह लीजिए या रेलवे के इंजन कह लीजिए, ये दिए हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा किस लिए दिए हैं। अब इससे होगा क्या, देखो व्यापार जो है वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगा। भारत से अगर कोई चीज़ें बांग्लादेश में भेजी जाएंगी तो वो भी इजीली पहुंच जाएंगी और बांग्लादेश से भी भारत में आ सकती हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से भेजे गए, तो देखो ये ना आप लोगों को मैं मैप में दिखा देता हूँ। ये तो देखो ये है बांग्लादेश और ये कोलकाता आप लोग देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल। यहाँ से वेस्ट बंगाल के नाडिया, NADIA, यहाँ से ये ट्रांसफर किए गए यानी कि भेजे गए हैं और बांग्लादेश के जो दर्शाना है वहां पर ये रिसीव किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिए, कहाँ से भेजे गए, वेस्ट बंगाल से नादिया से भेजे गए और बांग्लादेश में दर्शना वहां पर ये रिसीव किए जाएंगे। ठीक है ना, बात करेंगे दोस्तों बांग्लादेश के बारे में, तो देखो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है यहाँ की बांग्लादेशी टका और PM है यहाँ पर शेख हसीना और प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो अब्दुल हामिद, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है ना, भारत की अगर हम रेल मंत्री की बात करें तो दोस्तों वो है पीयूष गोयल जी। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को रेलवे के बारे में बताया, तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि एक डबल डेकर ट्रेन जो इलेक्ट्रिक ट्रेन टनल बनाई जा रही है, वो कहाँ बनाई जा रही है, ये हरियाणा में अरावली हिल्स में बनाई जा रही है। ठीक है, कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। एक और बताया तो मैं रेलवे से रिलेटेड कि रेलवे ने अपने आप को फुल्ली इलेक्ट्रोफाइड करने का मिशन कब तक कंप्लीट करने की बात कही है, तो ये 2030 तक कंप्लीट करने की बात की है। तो इससे आप लोगों को रेलवे के कई सारे फैक्ट्स हैं जो कई तरीके से आप लोग कह सकते हो करंट अफेयर्स हैं, वो भी आप लोगों के रिवाइज हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है ना, और इस बार की थीम क्या थी, थीम थी फाइंड द मिसिंग मिलियंस। अब ये थीम इस तरीके से क्यों थी, क्योंकि वो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया किस लिए जाता है, ये मनाया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए हेपेटाइटिस की जो बीमारी होती है उसके बारे में। बात ये बोली जाती है कि हेपेटाइटिस की जो बीमारी है बहुत सारे लोगों को है, वो इससे ग्रस्त हैं और इसी के साथ जीवन काट रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये बीमारी उनको है और वो लोग उसके साथ ही जी रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनको ये बीमारी है, वो उससे परेशान भी है, उनको प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जगह पर तो ऐसी टेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, कई सारी जगह पर बात करें तो इसके प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि आखिरकार ये बीमारी होती क्या है, किस तरीके से होती है, क्या इसके बचाव है, क्या इसके रोकथाम। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे नाम से एक दिन मनाया जाता है, वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। और देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए ये थीम भी इस बार ये रखी है फाइंड द मिसिंग मिलियंस, यानी बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं जिनको पता ही नहीं है, तो उन लोगों को ढूंढने के लिए, उनका टेस्ट करने के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं आप लोगों को उनको बचाने के लिए ये इस तरीके की थीम इस बार रखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद रहेगा ना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की बात कही है, तो ये देखो ये कही है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो अब ऑनलाइन कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय बताएगी लोगों को, यानी कि ये जैसे आप लोगों को बताओगे ये ना पंचायत स्तर पर रहेगा। पंचायत स्तर कहाँ का होता है, गांव का होता है, यानी कि ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन स्तर पर पंचायत होगी और पंचायत में वहां पर कोरोना वायरस से रोकथाम के जो बचाव हो सकते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा बताए जाएंगे। ठीक है ना, तो इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य ने, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की अगर देखो बात आई है तो देखो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पर है आप लोग देख सकते हैं, देखो ये रहा। ठीक है, ये है MP यानी कि मध्य प्रदेश, एक तरीके से कह सकते हो आप लोग सेंटर में पड़ता है भारत के। इसकी जो सीमाएं हैं ये देखो उत्तर प्रदेश से ये सीमा इसकी टच हो रही है, साथ ही साथ अगर हम छत्तीसगढ़ से सीमा टच हो रही है, महाराष्ट्र से टच हो रही है, गुजरात से भी थोड़ी सी टच हो रही है और राजस्थान से भी टच हो रही है। ठीक है ना, तो इतने सारे राज्यों से MP की सीमा टच होती है। और अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ की कैपिटल के बारे में तो वो है भोपाल। CM जो है वो शिवराज सिंह चौहान, जिनको हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और इस समय इनका इलाज चल रहा है। बात करेंगे और गवर्नर की तो वो आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ जो प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद जी उनके द्वारा बनाई गई हैं, क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन वो काफ़ी समय से बीमार थे और फिर उसके बाद उनका निधन हो गया, तो इसीलिए भी हाल ही में यहाँ की गवर्नर बनाई गई है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। और मैं अगर आप लोगों को मध्य प्रदेश के बारे में बताऊं तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि टॉप पेरेंट ऐप ये स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था। एक संकल्प योजना भी यहाँ पर शुरू की गई थी। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो यहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क्स भी हैं
जो ये आप लोग याद रख सकते हो, कई सारे जो फेमस हैं, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछ ली जाती है बहुत बार, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत की सबसे सस्ती कोरोना वायरस से मतलब कोविड-19 की किट, टेस्टिंग जो किट होती है उसको बनाने की घोषणा की है? तो ये आईआईटी खड़गपुर ने घोषणा की है। इससे पहले देखो आईआईटी दिल्ली ने एक कोरोना की टेस्ट किट बनाई थी जिसका नाम था कोरोश्योर, जो 650 रुपये में कोरोना का टेस्ट करती थी। और अब खड़गपुर ने जो टेस्ट किट बनाई है वो 500 रुपये में, सिर्फ 500 रुपये में, मतलब कि मात्र 500 रुपये में ये कोरोना वायरस का टेस्ट करके आप लोगों को, सॉरी 400 रुपये में, सॉरी हाँ थोड़ा सा करेक्शन है, 400 रुपये में आपका जो टेस्ट करके बता देगी कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं, और इसकी रिपोर्ट आने में सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का टाइम लगेगा। 1 घंटे में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं। ये बहुत ही फास्ट है, और दूसरी चीज़ ये काफ़ी सस्ती भी है। पहले 650 की थी और अब 400 रुपये की किट आ रही है, ठीक है ना। तो इससे बहुत जल्दी मतलब जो इलाज है वो भी बहुत जल्दी करने में आसानी हो जाएगी, और साथ साथ इससे मतलब जो जांच का दायरा है, यानी कि टेस्टिंग जो डे बाई डे बढ़ती जा रही है उसको भी बढ़ाने में आसानी रहेगी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जिन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया? ये इनका जो डोप टेस्ट किया गया उसमें ये फेल हो गए। डोप टेस्ट आप लोगों को पता है ना, खिलाड़ियों का डोप टेस्ट किया जाता है ताकि अगर कोई भी उन्होंने नशीली दवा या फिर जो भी दवा मतलब डोपिंग टेस्ट के लिए निषेध होती है जो कि आप नहीं ले सकते, अगर वो ली गई है तो आपको डोप टेस्ट में फेल कर दिया जाता है और फिर आप पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ये जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं काजी अनिक इस्लाम, इन पर 2 साल के प्रतिबंध लगाए कि ये टॉप टेस्ट में फेल हो गए, ठीक है ना। बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है बांग्लादेश के बारे में पिछले क्वेश्चन में, फिर से रिपीट कर देता हूँ। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, जो करेंसी है वो है टका, और यहाँ की जो पीएम है वो है शेख हसीना, और प्रेसिडेंट जो है वो है अब्दुल हामिद, ठीक है ना। तो इसी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड-19 के रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल बनाए हैं। वो कहाँ बनाए? देखो सबसे पहले तो ये याद रखो 2 अस्थायी अस्पताल बनाए, यानी कि ये स्थायी नहीं है, ये सिर्फ कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड-19 से जो केसेस बढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए एक अस्थायी जो अस्पताल बनाए हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पर बनाए? ये बिहार में बनाए गए हैं। बिहार में काफ़ी मतलब कोरोना वायरस धीरे धीरे करके फैल रहा है, तो उनके मतलब इलाज के लिए ये 2 अस्थायी अस्पताल डीआरडीओ ने बनाए। अब बात करेंगे तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और एक चीज याद रखो डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ का मोटो कई बार पूछ लिया जाता है जो कि है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम ये आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इंग्लिश में बताऊं तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ठीक है ना, याद रखिएगा। चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार डीआरडीओ के चेयरमैन भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, और अगर हम बात करें तो ये जो बनाए गए हैं अस्पताल, यहाँ पर कितने लोग आ सकते हैं? 500 लोगों की कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। और पटना की अगर बात, सॉरी बिहार के बारे में अगर बात करें तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। सीएम जो है नीतीश कुमार, और अगर हम बात करें गवर्नर की तो वो है फागू चौहान, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग बिहार के बारे में और साथ साथ डीआरडीओ के बारे में याद रखो। बढ़ते हैं आगे। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। अब मैं कुछ आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बता देता हूँ जो आप लोगों को एज अ बीइंग इंडियन सिटीजन पता होनी चाहिए कि देश और दुनिया में आखिरकार हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री अटेंड कर रहे हैं जो राम मंदिर का टेम्पल सेरेमनी विल वॉयलेट कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ्स, ये ओवेसी द्वारा कहा गया है, ठीक है ना। अब ये क्यों किया गया? तो ये इनके द्वारा कहना ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो किसी भी धर्म को एक तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते। अगर ये एक नॉर्मल पर्सन होते, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, अगर नॉर्मल पर्सन होते, नॉर्मल पर्सन के तौर पर अगर जाते राम मंदिर के उद्घाटन में जो कि 5 अगस्त को होने वाला है, तो कोई बात नहीं होती। लेकिन ये एज अ भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि ये एक धार्मिकता को शो करेगा कि प्रधानमंत्री एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, एक धर्म के मतलब एक तरीके से प्रचार के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ बात इनके द्वारा ओवेसी द्वारा बोली गई है। अगला है कि वेस्ट बंगाल में जो वीकली जो लॉकडाउन है, यानी कि सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन है उसको टिल अगस्त एंड तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि जो अगस्त के एंड तक ये ऐसा ही लॉकडाउन चलता रहेगा, हर वीक में 2 दिन के लिए लॉकडाउन होगा। आगे है कि मुंबई में एक दिन में सबसे कम कोरोना वायरस के केसेस देखे गए 3 महीने बाद। कितने केसेस आए हैं? सिर्फ 700 केसेस आए। 700 केसेस सुन के आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन डेली के डेली काफी सारे केसेस देखने को मिल रहे थे, और 3 महीने बाद ये संख्या जो है वो कम होने पर आई है, यानी कि एक दिन में सिर्फ 700 केसेस देखने को मिले हैं।
अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग करेंगे कल, यानी कि आज 29 जुलाई को टॉप बैंक्स एनबीएफ चीफ के साथ में। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा वही है कि भारत की इकोनॉमी को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए हैं। ऐसा करने वाले ये इंग्लैंड के दूसरे और दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए हैं। ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और अभी हाल ही में जो आप लोगों को पता होगा कि जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच मैचेस चल रहे हैं, टेस्ट मैचेस, तो उसमें इन्होंने ये जो कीर्तिमान है वो स्थापित किया। अब देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले टॉप पर कौन है? टॉप पर है मुथैया मुरलीधरन, जिनके विकेट कितने हैं? 800 विकेट हैं। दूसरे नंबर पर है शेन वॉर्न, जिनके कितने हैं? 708 विकेट है। तीसरे नंबर पर है अनिल कुंबले भारत के, 619 विकेट। अगला है जेम्स एंडरसन, जो इंग्लैंड के ही हैं, उनके हैं 589 विकेट। ठीक है। अगला है ग्लेन मैकग्राथ, जिनके कितने हैं? 563 विकेट। ठीक है ना। अगले हैं कर्टनी वॉल्श, जिनके हैं 519 विकेट। और 7वें नंबर पर आते हैं अब स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनके 500 विकेट हो गए हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि स्टुअर्ट ब्रॉड 7वें नंबर के गेंदबाज बन गए और नंबर 1 पर कौन है? मुथैया मुरलीधरन। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला है कि भारत में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 14 लाख से भी ऊपर हो गए हैं, यानी कि 14,83,156 केसेस हैं टोटल, जिसमें से रिकवरी की अगर हम बात करें तो 9,52,743 की रिकवरी हो चुकी है और 33,425 की दुखद मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों के देश और दुनिया के बारे में। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो देखो नीचे लाइक का बटन होगा, लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।